नमस्कार मित्रों, शुभ प्रभात, नमो नमः। मित्रों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। साथियों, पिछली कक्षा में अपन ने माहेश्वरी सूत्रों के बारे में अध्ययन किया था, तो उसमें ध्यान में रखना अपन को माहेश्वरी सूत्रों की संख्या 14 और प्रत्याहारों की संख्या है 42। इत्संज्ञक वर्ण का अर्थ होता है जिसका लोप हो गया है, और लोप शब्द का अर्थ है अदर्शनम लोप है। यहां तक अपन ने अध्ययन किया था। मित्रों, आज का अपना प्रकरण रहेगा वर्ण विचार। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं आज वर्ण। यानी कि आपने हिंदी में भी परिभाषा पढ़ी होगी कि वर्ण क्या होता है, वर्ण क्या है। तो देखना साथियों, हिंदी में परिभाषा पढ़ी अपन ने कि भाषा की सबसे निम्नतम इकाई अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, वो कहलाता आपका वर्ण। अर्थात भाषा की जो सबसे निम्नतम इकाई होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको अपन और तोड़ नहीं सकते और विभाजित नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है साथियों? आपका वर्ण। तो एक बार परिभाषा देखेंगे। यानी कि वर्ण के अपन परिभाषा की बात करते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, वर्ण कहलाता है। देखिए साथियों, यानी कि किसकी? भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि निम्नतम, जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके, यानी उसको और नहीं अपन तोड़ सकते, वो क्या कहलाता है? आपके वर्ण। देखिए साथियों, एक बार अपन देखते हैं कि भाषा। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं, ऐसे ये शिक्षण विधि में पढ़ने वाले अपन, भाषा यानी कि भाषा शब्द का अर्थ, भाषा जो शब्द है वो आपके भास धातु से बना है। अपने संस्कृत में कौन सी धातु है? भास धातु। भास धातु का अर्थ होता है कथन या वाचन, बोलना, भाषण करना, कहना। ठीक है, कथन, वाचन या कहना। तो भास धातु से बना है। और प्रत्यय की बात करें तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा आपके अच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अच। अच में च की संज्ञा हो जाएगी, भास प्लस अ, भाष, और पुल्लिंग में राम के समान, तो राम है, तो बन क्या रहा है? भाषः। ठीक है मित्रों, फिर इसके बाद में स्त्रीलिंग का रूप बनाने के लिए, क्योंकि भाषा नहीं अपने यह भाषा, स्त्रीलिंग का रूप बनाने के लिए अपन टाप प्रत्यय और जोड़ देंगे। कौन सा? टाप। तो टाप का जोड़ेंगे अपन, तो यहां जुड़ जाएगा आपके टाप का आ, तो बन जाएगा भाषा। क्या बनेगा? भाषा। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा संस्कृत की भास धातु से बना है, और भास धातु का अर्थ होता है कथन, वाचन या कहना, बोलना। अच प्रत्यय प्लस टाप जोड़ा अपन ने, तो अच का अशेष रह गया और टाप का मित्रों आशेष रहा, और दोनों के मिलाने से निर्माण हुआ भाषा। ठीक है मित्रों, तो कहा है कि वक्ताम वाची, वक्तायाम या फिर वाची। वक्तायाम मैंने कहने में,
वाची बोलने में, यानी कि जिसका प्रयोग कहने अथवा बोलने में किया जाता है वह क्या होती है मित्रों? आपके भाषा। क्या होती है? भाषा। वाची यानी कहने में, वक्ता यानी बोलने में, यानी कि कहने अथवा बोलने में जिसका उपयोग किया जाए वो क्या कहलाती है? भाषा। तो भाषा से बनता है भाषण, कथन, वाचन या कहना। तो ये कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि निम्नतम इकाई जिसके और अधिक क्या नहीं कर सके अपन? टुकड़े। यानी कि अपन समझते हैं, देखिए मित्रों, अपन बात करते हैं जैसे संस्कृत में कोई भी एक वाक्य होता है, जैसे माना कि अपन लिखते हैं कि रामः ग्रामं गच्छति। क्या है? रामः ग्रामं गच्छति, यानी कि राम ग्राम को जाता है, यानी राम गांव जाता है। तो मित्रों देखिए, अब इसमें से ये क्या है? पूरा अपना वाक्य बनाए। क्या बना मित्रों? ये वाक्य, यानी एक सेंटेंस हो गया पूरा कि राम गांव को जाता है। ठीक है, फिर अपन इसको अगर क्या करें? तोड़े, यानी इसको अपन क्या करें? इनको तोड़े। तो राम ग्राम और जाता है, यानी कि कर्ता, और ये हो गया आपकी क्रिया। तो देखिए, राम फिर ग्राम और जाता और है, ये हो गया आपका। तो कहने का मतलब सबसे पहले ये वाक्य हो गया। ठीक है, फिर ये बन गए आपके शब्द, यानी कि ये तीनों ही क्या बन गए आपके? राम ग्राम और जाता है, ये हो गए आपके शब्द। ठीक है, वाक्य फिर शब्द। अगर इनको और तोड़े अपन, यानी जैसे राम है, ग्राम है, ठीक है, और जाता है, तो इनको अपन और तोड़े, भाषा में करें अपन इनको, तो र बना। देखो मित्रों, र में आ जो मिलाने से। ठीक है, फिर म बना, म में ऐसे, ये राम को अपन ने तोड़ दिया। उस प्रकार ग्राम को जाता है। तो कहने का मतलब ये बने आपके कौन? वर्ण। क्या हो? ये आपके वर्ण। तो कहने का मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सी आ रही? अपने नीचे नीचे निम्नतम कौन सी आ रही? निम्नतम अपने र, आ, मैं, आ। अब इनको और अपन नहीं तोड़ सकते हैं, तो ये होगी अपने निम्नतम इकाई। कौन सी होगी अपने? ये निम्नतम इकाई, यानी कि सबसे अंतिम स्टेप जिसको अपन कह सकते हैं। तो र, अब इसको तोड़ ही नहीं सकते अपन, तो ये क्या हो गया? अपना वर्ण। यानी वर्ण, फिर माना कि इनको जोड़ा तो बना शब्द, फिर इनको जोड़ा तो बना वाक्य। ठीक है, क्योंकि अपन ने पहले भी थोड़ा बहुत जानकारी की थी कि संश्लेषण और विश्लेषण विधि, ऐसे ये सारे अपन टीचिंग मेथड में पढ़ने वाले हैं। तो विश्लेषण का मतलब तो क्या होता है? यानी कि अलग अलग करना, तोड़ना। तो सबसे पहले जैसे अपने राम ग्राम जाता है, फिर इसको अपने तोड़ा, ठीक है ना, अलग अलग किया अपन ने। तो कहने का मतलब ऐसे अपने तोड़ा, ये तो विश्लेषण विधि। और माना कि अपन इनको जोड़ रहे हैं, जैसे र को आ में जोड़ रहा, फिर मैं में ए को जोड़ा, राम बना, फिर राम ग्राम ऐसे अलग करके लास्ट में, तो ये जोड़ा, ये हो जाएगी आपके संश्लेषण यानी संश्लेषित विधि। तो भाषा की भी 3 इकाई हो सकती है, अपन यूं कह सकते हैं भाषा की भी 3 इकाई। कहने का मतलब कौन सी है ना? एक तो है उच्चतम, सबसे ऊपरी भाग, यानी ये हो गया आपके उच्चतम, ये मध्य और ये निम्नतम। ठीक है, तो निम्नतम कौन सी? वर्ण। कौन सी मित्रों? वर्ण। तो अपन यही तो कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कौन सी? वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके, यानी कि अपन यहां से अब और नहीं तोड़ सकते, नहीं टूट रहा है, यहां से कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। तो कहने का मतलब ये क्या कहलाता है आपके मित्रों? वर्ण। तो ये तो हो गई अपने परिभाषा की बात। तो देखिए मित्रों, परिभाषा में अपन ने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, अर्थात भाषा की जो सबसे न्यूनतम इकाई होती है वो क्या कहलाती है? आपके वर्ण। ठीक है, ये तो हो गई अपनी परिभाषा की बात। फिर मित्रों इसमें क्या है, देखिए, यानी वर्ण, वर्ण की बात करें, वर्ण जो होता है और एक होता है आपके अक्षर, यानी कि
वर्ण और अक्षर। अक्षर जो होता है आपके ध्वनि का रूप होता है। किसका रूप होता है मित्रों? ध्वनि का रूप। और वर्ण जो होता है ये आपके लिपि का रूप होता है। किसका रूप? लिपि का रूप। यानी कि लिपि का रूप वर्ण होता है और ध्वनि का रूप अक्षर होता है। यानी कि अपन यूं कह सकते हैं, ये जो रूप होता है, ये जो रूप होता है लिपि का, ये आपके होता है कौन सा? लिखित रूप। कौन सा मित्रों? लिखित रूप। और ये जो ध्वनि जो होती है आपके मौखिक रूप। कौन सा? मौखिक रूप। यानी कि समझना एक बार आप, कोई भी वर्ण है या अक्षर लगभग दोनों समान ही है। यानी कि मौखिक जो रूप है वो तो है आपका अक्षर, और लिखित जो रूप है वो है आपका वर्ण। यानी कहते हैं ना अपने हिंदी के देवनागरी लिपि है ना, संस्कृत की देवनागरी लिपि है। तो लिपि मतलब लिखावट, लिखने का तरीका, और मौखिक बोलना। यानी कोई भी वर्ण है, अब जैसे मैं कहता हूं कि अ, अब मैंने अवर्ण का उच्चारण किया है, केवल बोला है, तो वो हो जाएगा आपका क्या? मैंने अक्षर। ठीक है। और अगर मैंने अ लिखा है, जैसे यहां लिख दिया मैंने अ, अब ये जो मैंने अ लिखा है, लिखित जो रूप है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? वर्ण। तो ध्यान में आगे होगा वर्ण और अक्षर। और भाषा का मूल है आपके ध्वनि। भाषा का मूल कौन सा रूप है? आपके ध्वनि। कोई भी भाषा होती है तो उसको बोला अवश्य जाता है। ठीक है। तो ध्यान में आया अपन को, वर्ण लिपि का रूप यानी लिखित, और अक्षर ध्वनि का रूप अर्थात मौखिक रूप। ठीक है। अक्षर की बात करें अपन, अक्षर यानी कि न क्षरम इति अक्षरम। क्या मित्रों? न क्षरम इति अक्षरम। न का अर्थ होता है नहीं, न यानी नहीं। क्षर का अर्थ होता है नष्ट होना, क्षर यानी नष्ट होना। इति अव्ययी पद है जिसका अर्थ होता है ऐसा, और अक्षरम मतलब अक्षर। मित्रों, अक्षरम यानी न अक्षरम इति अक्षरम, न यानी नहीं, क्षरम यानी नष्ट होना, इति यानी ऐसा, अक्षरम यानी अक्षर, यानी इति अव्ययी पद हो जाएगा। यानी कि जो नष्ट नहीं होता है ऐसा क्या है मित्रों? अक्षर है। ठीक है। और मूलतः तो अपने जो वर्ण होते हैं उनको दो भागों में बांटा है। ठीक है। एक होता है आपके स्वर और दूसरा है आपके व्यंजन। ठीक है। स्वर और व्यंजन। स्वर के अच भी कहते हैं और व्यंजन को कहा जाता है हल वर्ण। यानी स्वर अच और व्यंजन हल वर्ण। ठीक है मित्रों। अब यह बात करते हैं अपन स्वर, यानी कि वे वर्ण जिनको हम स्वतंत्र रूप से, खुले रूप से, तो वे वर्ण जिनको हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं, या वे वर्ण जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, वो कहलाता है आपके कौन सा? स्वर। यानी कि इन वर्णों का, यानी कि स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्वर यानी अपन यूं कहें, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर। दूसरा है अपने व्यंजन या हल वर्ण। यानी वे वर्ण, जैसे अपन कहते हैं कि वे वर्ण जिनको हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं कर सकते हैं, अर्थात वे वर्ण जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है, वो कहलाता आपका कौन सा? व्यंजन वर्ण। अगर अपन स्वर की बात करें मित्रों, तो जैसे अ, ई, उ, रे, रे, ए, ओ, आए, औ, तो ये सारे अपने क्या है? स्वर। अब इनका जब अपन उच्चारण कर रहे हैं ना कि अ, ई, उ,
किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ही नहीं है, यानी कि ये स्वतंत्र रूप से क्या हो रहे हैं, उच्चारित हो रहे हैं, बोले जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा अपना स्वर या अच। और दूसरा व्यंजन, इसका विलोम, यानी कि जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाए, यानी कि वे वर्ण जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है वो क्या कहलाता है आपका व्यंजन वर्ण। मित्रों जैसे अपन बात करते हैं क, ठीक है, क, तो ध्वनि आ रही है अपने इसमें अ की, यानी कि अ क्या है, स्वर है, तो क क्या है, व्यंजन वर्ण। तो बिना अ के क का उच्चारण संभव नहीं है। तो कहने का मतलब जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है वो कहलाते हैं व्यंजन, और स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले क्या कहलाते हैं, अपने स्वर। तो वर्ण का मतलब क्या हो गया, अपने स्वर और व्यंजन। ठीक है मित्रों, यहां तक कंप्लीट है। उसके बाद अपन बात करते हैं मित्रों अब यहां से महत्वपूर्ण रहेगा आपने, यानी कि स्वर या फिर अच वर्ण, स्वर या अच वर्ण। देखिए मित्रों, अपन ने पिछली कक्षा में माहेश्वरी सूत्रों के बारे में अध्ययन किया था, तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि अच नामाया, अपन ने पहले कहा भी था अच कितने होते हैं, बताया था अपन ने 9। ठीक है, तो अच की बात करें तो अच प्रत्याहार, यानी कि आ, ई, ओ, रे, रे, ए, ओ, आए और आओ। ठीक है, यानी कि ये पूरा अपना कौन सा प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार है, यानी कि अ, ए, ओ, रे, रे, ए, ओ, आए, आओ, यानी ये पूरा अपना अच प्रत्याहार है। तो अब देखिए 5 ये हो गए, 4 ये हो गए, कुल कितने हो गए मित्रों, 9। और अपन ने माहेश्वरी सूत्रों का अध्ययन किया था, तो उसमें पढ़ा भी था कि संस्कृत में अच है 9। कितने हैं, 9। तो ध्यान रखिएगा अच कितने अपने, 9। अब देखिए मित्रों, इसमें पहले अपन बात कर रहे हैं कि आ, ई, उ, री और री, संख्या कितनी है इनकी, 5। 5 को संस्कृत में कहते हैं अपन पंच। ठीक है, तो अ, ई, उ, री और री। अब इसमें ये जो पंचम जो है अ, ई, उ, रे, री, इन्हें कहा जाता है ह्रस्व स्वर। कौन से स्वर, ह्रस्व स्वर, यानी कि छोटा, इन्हें कहा जाता है लघु। लघु का मतलब भी छोटा, यानी ह्रस्व स्वर कितने हैं, 5। ठीक है, कौन कौन से, अ, ई, उ, रे और रे। ठीक है मित्रों, उसके अलावा इन्हें कहा जाता है मूल या मौलिक, मूल या मौलिक स्वर। मित्र प्रश्न पूछा गया था बहुत ही बार, ठीक है, कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, तो अ, ई, उ, री, री, ये ह्रस्व स्वर या लघु है। कितनी संख्या, तो 5, पंच। मूल या मौलिक स्वर कितने, 5। मूल मतलब दूसरे जो स्वर है तो ये इनकी सहायता से बोले जाएंगे, जैसे ए बना हुआ है तो अ, ई से, परंतु इन वर्णों का जब अपन उच्चारण करते हैं तो अन्य स्वर की सहायता नहीं होती, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है, ये मूल है, मौलिक है, इसलिए इनका नाम दिया है मूल या मौलिक स्वर। तो मित्रों ध्यान में रखना आपको, ठीक है, ह्रस्व या लघु, और एक नाम मिलता है इनका एक मात्रिक स्वर। ठीक है, यानी कि एक मात्रा। अपन आगे अध्ययन करेंगे, स्वरों के विशिष्ट भेद पढ़ेंगे, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर व्यंजन पढ़ेंगे अपन, क्योंकि वहां से भी रिट में प्रश्न पूछा गया था आपके। तो एक मात्रिक यानी कि जिस पर एक मात्रा हो, ठीक है, यानी कि अ,
ई उ, ये एक मात्रिक, द्विमात्रिक 2, त्रिमात्रिक 3। तो कहने का मतलब ध्यान में रखना अपन को यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा अपने लिए कि अ, ए, ओ, रे और रे कितने हैं 5 पंच। इन्हें क्या कहा जाता है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, मूल या मौलिक स्वर और एक मात्रिक। ठीक है, ये तो हो गए अपने 5। तो निम्न में से स्वर वर्ण है, ये प्रश्न पूछा गया था रिट में, तो अ, ई, उ, री, री ये अपने मूल स्वर या मौलिक है, ह्रस्व या लघु है और एक मात्रिक स्वर है। ठीक है, आगे है मित्रों ए, ओ, ऐ, औ। इन्हें कहा जाता है संयुक्त स्वर। क्या कहा जाता है मित्रों इन्हें संयुक्त, यानी कि संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, मिला हुआ। ठीक है, और एक नाम मिलेगा इसका आपको द्विमात्रिक। कौन सा द्विमात्रिक, यानी 2 मात्रा वाला। ठीक है, और एक में आ जाएगा आपके दीर्घ में भी आ जाएगा, क्योंकि दीर्घादेश होगा 2 मात्रा वाला तो दीर्घ में भी हो जाएगा। तो यह संयुक्त या दीर्घ। ठीक है मित्रों, अब संयुक्त कैसे, देखिए संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, ये अपन ने पढ़ा ही है। अब जुड़ा हुआ कैसे, जैसे अपन ए की बात करते हैं तो ये ए जो है किन किन से मिलकर के बना होगा, यानी कि जो गुण संधि होती है, गुण संधि होती है तो यदि अ अथवा आ के पश्चात ई या ई हो तो वहां होता आपके गुणादेश, एकार बनेगा। तो अ या ई तो किसका निर्माण होगा आपके, जिसे बात करते हैं अपन नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, तो अ और ई से एकार। तो कहने का मतलब अब ये ए जो बना किन किन से बना, अ और ई से, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपके संयुक्त, जुड़ा हुआ। ठीक है मित्रों, तो 4 ये आपके कितने हैं 4, चत्वार। ऐसे इनकी संख्या ध्यान में नहीं रखनी, आपको नहीं पूछेगा, मूल आपको ध्यान में रखनी है इनकी, यानी ह्रस्व स्वर कितने हैं 5। देखो यहां से प्रश्न बनेंगे अपने लिए, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान में रखें आप। मूल स्वर या मौलिक, ह्रस्व या लघु और एक मात्रिक कितने हैं 5। पंच संस्कृत में कहा जाएगा, और कौन कौन से हैं तो अ, ई, उ, री और री। 4 ए, ओ, ऐ, औ, इन्हें कहा जाएगा आपको संयुक्त स्वर या द्विमात्रिक या फिर दीर्घ में आ जाएगा। इस प्रकार ये अपना जो अच प्रत्याहार है अपने माहेश्वर सूत्रों में पढ़ा था कि अ, ई, ऊ, णा, री, री, का, ए, ओंग, ऐ, औच, तो ऐसे लेकर के च तक। ठीक है मित्रों, तो ये ऐसे लेकर के च तक जो प्रत्याहार का निर्माण हुआ है वो कहलाता आपके कौन सा अच प्रत्याहार, और इसे संस्कृत में कहा जाएगा अच अर्थात स्वर। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। इस प्रकार अपने पूछा जाए आपको कि संस्कृत में अच है तो 9 या संस्कृत में स्वर होते हैं, सामान्यतः संस्कृत में स्वर होते हैं तो ध्यान में रखना है कितने 9। ठीक है, मूल स्वर होते हैं तो 5, मौलिक या एक मात्रिक या लघु या ह्रस्व तो अ, ई, उ, री और री। ठीक है मित्रों, इसके अलावा इनका दीर्घादेश भी होता है, यानी कि दीर्घादेश कहने का मतलब कहीं वर्णमाला में उल्लेख नहीं है इनका, जैसे आ, ई, उ और री, ये चारों ही जो है आपके दीर्घ, यानी वो भी दीर्घ भी है, संयुक्त भी है आपके, परंतु इनका तो अपने माहेश्वर सूत्रों में उल्लेख है, इनका कहीं उल्लेख नहीं है। आ, ई, उ, री, ये केवल आपके आ, ई, उ और री का दीर्घादेश किया है, री का कभी भी दीर्घादेश नहीं होता है, ये आगे अपन पढ़ेंगे। यानी री वर्ण है कदापि दीर्घो न भवति, री जो वर्ण होता है वो कभी भी दीर्घ नहीं होता है, इसलिए यहां नहीं किया अपन ने। तो 4 ये हो गए आपके। ठीक है, आ, ई, उ और री, इसलिए अपन ने कहीं कहीं पढ़ा होगा कि संस्कृत में 13 होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि 9 भी है और 13 भी है। तो यहां मित्रों अपन को ध्यान में रखना है कि आपको सीधा सा पूछ लिया जाए कि स्वराः सन्ति
स्वर है तो नौ ही ध्यान में रखना। अच का नाम आए तो अच प्रत्याहार में कहीं इनका उल्लेख है ही नहीं, मैत्री सूत्रों में है ही नहीं, तो कितना है अपन को 9। तो यदि 9 विकल्प में नहीं हो, आपको ध्यान रखना है, पूछा गया कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, 9 विकल्प में नहीं है और 13 पूछा गया है, तो फिर मित्रों अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 9 + 4 बराबर 13 और 13 को कहा जाएगा त्रयोदश। क्या कहा जाएगा, त्रयोदश, यानी 9 वो हो गए और 4 ये हो गए, इस प्रकार 13 वर्ण हो जाएंगे। तो मित्रों यानी कि अपन से प्रश्न पूछा जाएगा संस्कृत में स्वर है 9, 13, 26, 33, ऐसे तो दोनों एक साथ आएंगे नहीं, फिर भी आ भी गया, अपन को पूछ लिया है कि सामान्यतः संस्कृत में स्वर, तो ध्यान रखना अपन को मुख्यतः कितने हैं अपने 9, अच्छा 9 ही है, ठीक है। और यदि 9 विकल्प में नहीं हो और 13 हो, 26 ऐसा कुछ भी है, तो फिर अपना उत्तर हो जाएगा कौन सा मित्रों, 13 और 9 अथवा 13, तो दोनों ही। तो ध्यान में आ गया होगा आपको। अगर प्रश्न पूछा जाएगा स्वरों की संख्या तो 9, अच्छा कितने 9, और 9 विकल्प में नहीं हो तो फिर कितने हो जाएंगे अपने 13, यानी वर्णमाला में इनका उल्लेख कर दिया गया। तो इस प्रकार अपने ये तो हुई अपने स्वरों की बात। एक बार देखिए मित्रों, वापस देखते हैं, अपन अच की बात कर रहे हैं, कुल स्वर कितने हैं, अच कितने हैं 9, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक कितने हैं 5, कौन कौन से, अ, इ, उ, रि और रि। दीर्घ 4, ये 4 इसमें भी मान लिया जाएगा 13 के हिसाब से, बाकी 4 या संयुक्त या द्विमात्रिक, तो ए, ओ, ऐ और औ, और उसके अलावा दीर्घादेश इनका कर दिया तो 4 ये हो गए। तो मूल आपके कितने हैं, मूल या मौलिक 5, ठीक है, मुख्यतः स्वर 9 और 9 विकल्प में नहीं हो तो फिर कितने हो जाएंगे 13। एक मित्रों ध्यान रखना, ऐसे अपन इसके बाद ये जो प्रकरण होगा वर्ण विचार, इसके बाद अपन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर व्यंजन पढ़ेंगे, क्योंकि रिट 2015 में प्रश्न पूछा गया था, है ना, कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की संख्या है 63-64, देखेंगे आपको। तो इसके बाद अपन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पढ़ने वाले हैं, और एक प्रकरण रहेगा अपना स्वर से संबंधी, स्वरों के विशिष्ट भेद। तो मित्रों यहां ध्यान रखना अपन को कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल स्वरों की संख्या, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल स्वरों की संख्या 21 अथवा 22 है। तो मित्रों देखिए क्या कह रहा है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, किसके अनुसार मित्रों, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। अभी अपन जो वर्णमाला पढ़ रहे हैं ये माहेश्वरी सूत्रानुसार है, किसके अनुसार है, माहेश्वरी सूत्रानुसार। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या अगर अपना पूछ लिया जाए, देखिए मित्रों कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर है, तो उत्तर होगा अपना 21-22, न कि 9-13, ठीक है। अगर पूछा जाए कि संस्कृत में स्वर होते हैं 9 विकल्प में नहीं है तो 13, और पूछा जाए अपन को कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, किसके अनुसार, पाणिनीय शिक्षा, शिक्षा अपना वेदांग है, 6 वेदांग पढ़े थे उसमें, तो इसको वेदांग भी कह सकते हैं अपन। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल स्वरों की संख्या तो कितनी होगी मित्रों, 21 या 22। यहाँ केवल अभी आप ध्यान में रखें, अगली जो कक्षा होगी इसके बाद अपन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार बिल्कुल अलग ही स्वर व्यंजन पढ़ने वाले हैं, तो उसमें अपन इस पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए ह्रस्व या मूल स्वर एक मात्रिक 5, अ, इ, उ, रि, रि, ठीक है। 4 आपके हो गए संयुक्त या द्विमात्रिक, और 4 इसमें दीर्घ में ये भी आ जाएंगे आपके। इस प्रकार कुल कितने हो गए 5, 4, 9, ये 9 ही होते हैं अपने अच, और 9 विकल्प में नहीं हो तो 4 इनको भी मान लिया जाता है, क्योंकि आकार, इकार, उकार, ऋकार का क्या कर दिया जाता है, दीर्घादेश, और 4 ये होते ही 9 + 4 कितने हो जाए अपने 13। और पूछ लिया जाए कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या है, तो मित्रों कितने हो जाएगी अपने 21 या 22। ये तो थे अपने क्या मित्रों, स्वर। अब बात करते हैं मित्रों अपन व्यंजन वर्णों के। व्यंजन या हल वर्ण, ठीक है। स्वर हो गए अपने कितने 9,
है ना। अच हो गए कितने 9। और व्यंजन की बात करें मित्रों, व्यंजन में सबसे पहले बात करते हैं अपन स्पर्शी। ये क्रम भी ध्यान में रखें, आगे भी अपना क्रम जुड़ा हुआ है, याद रखना आपको। सबसे पहले स्पर्शी, देखो नाम से पता चल रहा स्पर्श होना, छूना, टच होना, यानी कि परिभाषा नहीं आएगी आपके, है ना। यहां ध्यान रखना है आपको कि स्पर्शी मतलब स्पर्श करना, यानी कि तालु, मुर्दा इत्यादि जो उच्चारण स्थान है, तो वे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय या बोलते समय जिह्वा, तालु इत्यादि उच्चारण स्थानों का स्पर्श होता है, छूती है जीवा, इसलिए इनको कहा जाता है क्या, स्पर्शी। बाकी हिंदी परिभाषा आपको नहीं आएगी। तो मित्रों स्पर्शी की बात करें तो सूत्र है, याद नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, कादियो मावशानः, क्या है, कादियो मावशानः स्पर्शः, क्या है सूत्र, कादियो मावशानः स्पर्शः। एक बार देखिए संधि विच्छेद करते हैं तो क आदयः, ठीक है, क आदयः, फिर म अवशानः और बराबर स्पर्श। यानी कि ये सूत्र क्या कह रहा है अपन को कि कादियो कैदन आदय, दीर्घ संधि होगी आकार और आकार से, फिर आदय दन म, यहां आपके उत्तर विसर्ग संधि हो जाएगी, संधि पढ़ेंगे तो ध्यान में आ जाएगी आपको, यहां हो जाएगी आपके कौन संधि, उत्तर विसर्ग संधि, ठीक है। और मैं धन अवसान मावसान, यहां हो जाएगी पुनः आपके दीर्घ संधि। तो मित्रों इस सूत्र क्या कह रहा है कि क यानी कि क से लेकर के म की, आदि यानी इत्यादि एटीसी, और अवसान अपन ने पहले ही पढ़ा, अवसान यानी समाप्ति, पूर्णता, है ना, अंत में। तो ये कह रहा है कि कैसे लेकर के मैं की, कहां से, ककार से लेकर के मकार की समाप्ति तक, कैसे लेकर के मैं की समाप्ति तक, कैसे लेकर के म की समाप्ति तक इत्यादि, आदि यानी इत्यादि एटीसी, यानी कैसे लेकर के म की समाप्ति तक इत्यादि जो वर्ण हैं वह क्या हो जाएंगे आपके स्पर्शी व्यंजन। कौन से हो जाएंगे मित्रों, स्पर्शी व्यंजन। कहां से कहां तक, कैसे लेकर के म तक। तो मित्रों अपन ने पहले भी चर्चा की, वर्ग 5 होते हैं, क च ट त प, और संस्कृत में बात करें तो कु चु टू तु और पु। कौन कौन से, कु चु टू तु और पु। देखिए मित्रों अपन बात करते हैं कु चु टू तु और पु, कु चु टू तु और पु। अब कु का मतलब है अपने देखो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क्या क्या मतलब अपने ये कह रहे क वर्ग की बात करते हैं, क ख ग ग और ङ, च छ ज ज य, ठीक है, ट ठ ड ढ ण, त थ द द और न, प फ ब भ और म। ठीक है मित्रों, व्यंजन बन जाएंगे, हलंत लगा देंगे। देखिए मित्रों अपन ने कहा था कि कहां से कैसे लेकर के मैं की समाप्ति तक इत्यादि कहां से लेना है,
कहां से, कैसे लेकर के म की समाप्ति तक इत्यादि जो वर्ण है वो क्या है आपके स्पर्शी व्यंजन। यानी कि ये पहला वर्ग है, का वर्ग कितने वर्ण हो गए इसमें अपने 5, तो 5 × 5 बराबर कितने हो जाएंगे 25। ठीक है मित्रों, तो ये 25 ही क्या हो गए अपने स्पर्शी व्यंजन। तो पहला प्रश्न अपने लिए रहेगा कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या है तो पंचविंशति, पंच यानी 5 और विंशति यानी 20, 5 और 20 कितने हो जाएंगे मित्रों 25। तो ध्यान रखना, देखिएगा कादियो माविशाना स्पर्शा, क आदिय म अवसान, अवसान यानी समाप्ति, कैसे लेकर के म की समाप्ति तक, कैसे लेकर के म की समाप्ति तक इत्यादि जो वर्ण है वो क्या कहलाएंगे आपके स्पर्शी व्यंजन। तो ये 25 ही जो व्यंजन वर्ण है ये क्या कहलाएंगे आपके स्पर्शी। तो मित्रों देखिए इसमें कु चु टू तु पु, इसमें उ वर्ण की संज्ञा हो रही है, किसकी, अपन ने बात की थी संज्ञा मतलब लोप, होता तो है परंतु दिखता नहीं है, ऐसे कु चू टू तो ऐसे हैं परंतु क्या क्या बोलते हैं। क्या करते हैं मित्रों अपन इसमें उ वर्ण की क्या कर दी जाती है, उ वर्ण की इत संज्ञा क्या कर दी गई, उ वर्ण की इत संज्ञा। तो उ की इत संज्ञा हुई तो इत, तो उ की इत संज्ञा होने के कारण इन्हें कहा जाता है उदित वर्ण। क्या कहा जाता है मित्रों उदित वर्ण। देखो उद क्या कहा जाता है इन्हें उदित वर्ण। कु चु उ आ रहा ना इसमें, तो उ वर्ण की क्या कर दी इत संज्ञा, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है मित्रों उदित वर्ण। तो पहला प्रश्न तो अपन को ध्यान में रखना है कि स्पर्शी व्यंजन कितने हैं 25 यानी पंचविंशति। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है उदित वर्ण, यानी इन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है। पूछ लिया जाए कि उदित वर्णों की संख्या है तो भी कितने हो जाएंगे मित्रों 25। ठीक है, फिर ये वर्गीय वर्ण भी है, यानी वर्ग अपने का क च ट त प। ठीक है, तो वर्गीय अक्षर होने के कारण इन्हें वर्गीय क्या कहा जाता है, इन्हें वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है। तो एक तो नाम क्या हुआ स्पर्शी, यानी स्पर्शी भी कहा जाता है, उदित कहा जाता है और वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है। संख्या कितनी हो जाएगी मित्रों 25, और 25 को कहा जाएगा आपके क्या पंचविंशति। एक बार पुनः देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं व्यंजन वर्ण की। व्यंजन वर्ण में पहला कौन सा पढ़ रहे हैं स्पर्शी। कौन सा स्पर्शी, स्पर्श मतलब छूना, यानी कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा तालु इत्यादि उच्चारण स्थानों से स्पर्श होता है उन्हें कहा जाता है स्पर्शी। सूत्र काद्यो मावसानः स्पर्शा, है ना। तो कैसे लेकर के म की समाप्ति तक इत्यादि जो ये वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं अपने स्पर्शी। तो प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार यहाँ से। तो पहला स्पर्शी व्यंजन कितने हैं 25, उदित वर्ण कितने हैं 25, वर्गीय वर्ण भी कितने हैं 25, और 25 को कहा जाएगा पंचविंशति। और प्रश्न पूछा जाता है आपसे निम्न में से स्पर्शी व्यंजन नहीं है, निम्न में से स्पर्शी व्यंजन नहीं है मित्रों। जैसे विकल्प 4 दिए, एक विकल्प में आपके जैसे इनको नहीं दिया, दूसरे में 3 में दे दिया आपको। ठीक है, या फिर अपन से पूछ लिया कि निम्न में से स्पर्शी व्यंजन है, यानी कि 3 दूसरे दे दिया आपके यरलव है ऐसा, और एक इसमें से दे दिया। तो कैसा भी प्रश्न पूछ सकता है, तो अपन को ध्यान में रखना है कि कैसे लेकर के कहां तक, कैसे लेकर के मैं की समाप्ति तक इत्यादि ये सारे जो वर्ण दिख रहे हैं अपन का खा ग ग च छ ज ज य ट ठ ड ड न त थ द द न प फ ब ब म, ये क्या कहलाते हैं अपने स्पर्शी व्यंजन। इन्हें ही कहा जाता है आपके उदित, क्योंकि इसमें उ वर्ण की क्या हो रही है इत संज्ञा, इसलिए इन्हें कहा जाता है उदित वर्ण। और वर्गों के अक्षर होने के कारण इन्हें कहा जाता है मित्रों क्या वर्गीय वर्ण। ये हो गए अपने कौन से स्पर्शी। ठीक है मित्रों, फिर बात करते हैं अपन अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ देखो हिंदी अर्थ नहीं पूछा जाएगा, अंत है यानी अंदर, स्था धातु ठहरना, अंदर स्थित, यानी कि वे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय ध्वनि मुख के अंदर ही ठहर जाती है, बाहर तक नहीं पहुंचती है, वो क्या कहलाते हैं आपके कौन से अंतस्थ वर्ण। देखिए मित्रों यणो
अंतस्था। क्या है? यणो अंतस्था। देखिए संधि हो जाएगी यहाँ पे आपके यण है धन अंतस्था, अंत प्लस ता। ठीक है, यण प्रत्यार है। क्या है? यण प्रत्यार है। प्रत्यार अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था अपन ने। तो यहां से प्रारंभ होगा तो कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए ये से प्रारंभ होगा ना, तो य व र और ल, य व र और ल। देखिए य व र ल, यानी ध्वनि बहुत ही कम बार सुनाई दे रही अपन को। तो ये चारों ही क्या है मित्रों? आपके अंतस्थ वर्ण हैं। क्या है? अंतस्थ वर्ण। तो ध्यान में रखना मित्रों, अपन को इन्हें यण वर्ण या यण प्रत्याहार के वर्ण भी कहा जा सकता है, क्योंकि यण आ रहा है, यण प्रत्याहार से बन रहा है अपन को। तो पहला यण प्रत्याहार जो है उससे बनेगा अपन के। तो अंतस्थ वर्ण कितने हैं मित्रों? 4। कितने हैं? 4। ठीक है, तो कौन कौन से? य व र और ल। क्रम ध्यान में रखिएगा, पहले भी मैंने पढ़ा था कि यर लवर्णीय है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न यहाँ पे। अंतस्थ वर्णों का क्रम है तो य र ल व, ऐसा हिंदी में होता है, परंतु अपने संस्कृत में क्या होता है? य व र ल। ये ध्यान रखना आपको। तो ये चारों ही क्या हो गए आपके? अंतस्थ वर्ण या यण वर्ण। अंतस्थ वर्ण या यण वर्ण। ठीक है, तो य व र और ल। फिर बात करते हैं अपने ऊष्म वर्ण। कौन से हैं? ऊष्म वर्ण। ऊष्म की बात करें, इसका सूत्र है आपके शल ऊष्माणय। क्या है? शल ऊष्माणय, यानी कि इसमें प्रत्याहार हो जाएगा आपके कौन सा? शल प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार हो जाएगा? शल प्रत्याहार। और अपन ने अंत में पढ़ाया था कि श श और है, श और है, ये शल प्रत्याहार के वर्ण है, इसलिए शल वर्ण भी कह सकते हैं अपन को। और इनकी संख्या भी कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है मित्रों, तो इनका भी क्रम ध्यान रखना है। शकार कौन सा? अपन उच्चारण स्थान पढ़ेंगे ना तो उसमें बताएंगे इसका उच्चारण किस प्रकार से है। तो तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और हकार। ठीक है, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और हकार, ये है आपके ऊष्म। देखिए मित्रों, ऊष्म का मतलब होता है गर्म, यानी कि इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा का निकास होता है, एक्सेट होते निकलती है, यानी गर्माहट निकलती है ना। श श श। तो कहने का मतलब ऊष्म वर्ण कितने हो गए अपने? 4। तो मित्रों एक बार अपन यूं कह सकते हैं कि स्पर्शी पढ़ा अपन ने व्यंजन में। पहले व्यंजन में अपन ने क्या पढ़ा? स्पर्शी। स्पर्शी कितने थे? 25। फिर पढ़ा अपन ने अंतस्थ। अंतस्थ कितने थे? 4। और उसके बाद अध्ययन किया था अपन ने ऊष्म। उसमें भी कितने अपने? 4। 25 कहां से कहां तक? कैसे लेकर के म तक। अंतस्थ, यव, रल, ऊष्म, श श है। इस प्रकार कुल कितने व्यंजन हो गए अपने? 33। त्रयस्त्रिंशत्। कितने? त्रयस्त्रिंशत्। 63 यानी 30, यानी कि 33 व्यंजन है। देखो मित्रों, स्वर कितने थे? 9, और 9 विकल्प में नहीं हो तो 13। तो अच कितने? 9। स्पर्शी व्यंजन कितने? 25। कहां से कहां तक? कैसे? म तक। अंतस्थ वर्ण कितने? 4। कौन कौन से? यव, रल। उसमें कितने हैं? 4। कौन कौन से? श श श है। मित्रों यहां से निश्चित रूप से प्रश्न बनता है, और ध्यान में रखना अपन को बार बार, यण वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा, ये क्या क्रम कौन सा है ना। और ऊष्म वर्ण का क्रम कौन सा है, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, है ना, यण वर्ण कौन कौन से हैं। तो कहने का मतलब अपन को ध्यान रखना है, स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म, 33 क्या हो गए अपने व्यंजन वर्ण। ठीक है मित्रों,
फिर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल व्यंजन वर्णों की संख्या, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 42 है। कितनी है? 42। पढ़ा था अपन ने। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर 21-22 और व्यंजन पूछे अपन को किसके अनुसार? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। तो ध्यान में रखना मित्रों कितने? 42। इसके बाद पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ही पढ़ने वाले हैं, तो विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो अपन यो कह सकते हैं कि अतः संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या, तो कितने हो जाएंगे मित्रों? देखिए, एक पढ़ा अपन ने अच और दूसरा है हल। अच का मतलब स्वर और हल का मतलब आपके व्यंजन। तो अच कितने थे अपने? 9 और व्यंजन कितने थे अपने? 33। कुल कितने हो जाएंगे? 33 9 42। कितने हो जाएंगे मित्रों? 42, यानी द्विचत्वारिंशत्। तो मित्रों अगर अपन से पूछा जाए कि संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या है, संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या है, तो कितने हो जाएंगे? 42। वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है। और संस्कृत में स्वरों की संख्या है तो 9, अच की संख्या है 9 विकल्प नहीं हो तो फिर 13, और व्यंजन वर्णों की संख्या है तो 33। तो मित्रों बहुत बार अपन को पढ़ने मिलता है कि संस्कृत वर्णमाला में, है ना, संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, तो यहां पर 4 जो है वो आपके दीर्घादेश आ, ई, उ और री को भी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि यहां अपन 13 कर रहे हैं ना, तो 4 यहां ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके? 46। कितने हो जाएंगे मित्रों आपके? 46। तो 42 विकल्प में नहीं हो तो अपने कितने हो जाएंगे? 46। बाकी संस्कृत में वर्ण कितने होते हैं? 42। और वर्णमाला की बात करें, क्योंकि माहेश्वरी सूत्रों में कहीं आ, ई, उ, री का, है ना, उपदेश नहीं हुआ है, प्रयोग नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब 42, तो 4 इसमें जोड़ेंगे तो इस प्रकार हो जाएंगे अपने कितने? 46। ठीक है मित्रों, एक बार देखिए पुनः आप, स्वरों की बात की थी अपन ने। सबसे पहले स्वर कितने? 9 अच हो जाएंगे। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, लघु तो अ, ई, ओ, री और री। संयुक्त 4 ए, ओ, आई, औ। दीर्घ 8 हो जाएंगे, तो 4 तो ये ए, ओ, आई, औ भी है, और 4 दीर्घादेश करने पर आ, है ना, ई, उ, री। इस प्रकार कितने हो जाएंगे आपके? 13। 9 नहीं हो तो कितने हो जाएंगे? 13। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर 21 या 22। ठीक है, फिर अपन ने बात की व्यंजन वर्णों की। व्यंजन में सबसे पहले कौन सा था अपना? स्पर्शी। तो स्पर्शी कहां से कहां तक, कैसे लेकर के म की समाप्ति तक इत्यादि, ये क्या वर्ण है? स्पर्शी। स्पर्शी कितने? 25, है ना। फिर इन्हें क्या कहा जाता है? उ वर्ण की संज्ञा होने के कारण इन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है। तो उदित वर्ण कितने? 25। वर्गीय अक्षर होने के कारण इन्हें वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है। तो संख्या ध्यान रखना सभी कितनी है? 25। कितनी है? 25। ठीक है, और अपन को प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से स्पर्शी व्यंजन नहीं है ना। तो कहने का मतलब आपके 3 इसमें से दे दिया, एक दूसरा दे दिया, या निम्न में से स्पर्शी व्यंजन है, तो पहचान ध्यान में रखना आपको, तो कैसे लेकर के म तक। उसके बाद अपन ने पढ़ा अंतस्थ। यणोंतस्था, यण प्रत्यार है, तो य, व, र और ल, इनका आप क्रम भी ध्यान में रखें। कितने हैं? 4।
फिर ऊष्म वर्ण कितने हैं? शल ऊष्माण है, श श श और है। इस प्रकार 25 + 4 + 4 = 33। तो शम्स कितने व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33, है ना। और कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 9 + 33 = 42। और 4 अपन दीर्घादेश जोड़ने पर वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला में वर्ण हो जाएंगे अपने 46। तो ठीक है मित्रों, ये अपने थे आपके वर्ण विचार। अगली कक्षा में जब अपन मिलेंगे तो उसमें अपन पढ़ेंगे, बार बार पढ़ रहे हैं ना कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार रिट में प्रश्न पूछा भी था अपन से। तो अगली जो क्लास रहने वाली है वो अपनी पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण विचार। ठीक है मित्रों, आपने जो हमें स्नेह और आशीर्वाद प्रदान किया इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ, है ना, और आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी का स्नेह इसी प्रकार बना रहे। मिलते हैं अपन अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।